नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। छठे चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। इस वीडियो में हम छठे चरण में जिन लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई उसे लेकर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कौन सी सीट पर किस प्रत्याशियों को बढ़त मिली है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है हमारे एडिटर पवन प्रकाश। और शुरुआत हम वाल्मीकि नगर सीट से करेंगे। वाल्मीकि नगर में इस बार जदयू ने सुनील कुमार को उतारा है, वहीं उनको टक्कर दे रहे हैं राजद के दीपक यादव। सर, वाल्मीकि नगर में पिछली बार कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़े थे, इस बार राजद खुद वहां से चुनाव लड़ रही है, कितना बदलाव हुआ? दीपक यादव जो हैं वहाँ पे वो राजद के पुराने कार्यकर्ता नहीं हैं, वो पहले भाजपा में थे। कुछ दिन पहले तक वो भाजपा में उनके आप पटना में बहुत सारे पोस्टर्स बैनर देखे होंगे जब उनका मिलन समारोह हुआ था, और भी नित्यानंद राय के लिए वो कई बार पोस्टर बैनर उनका दिखते रहा। तो अभी जो वो चुनाव लड़े इसलिए क्योंकि भाजपा से वहाँ से भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया। ठीक है, राजद में आ गए, लेकिन सुनील कुशवाहा से जो उनका मुकाबला है वो डायरेक्ट है, और लड़ाई जो है वो शुरू से वहाँ टफ रही है। क्योंकि सुनील कुशवाहा बाई इलेक्शन में जीते थे, अपने पिता की सीट थी वो बैद्यनाथ कुशवाहा की। तो वहाँ बहुत वो ज़्यादा मतलब मार्जिन गेन नहीं कर पाए थे, सिर्फ 20,000 वोट से जीते थे। इस बार भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि वो बुरी तरह से हार रहे हैं या बहुत बड़ी जीत दर्ज कर रहे हैं। दोनों के बीच में कांटे की लड़ाई है, जिसमें एज जो है वो सुनील कुशवाहा के पास है। पश्चिम चंपारण सीट की बात करेंगे। पश्चिम चंपारण सीट ऐसी सीट है कि जिसे लेकर कहा जाता है कि बीजेपी अगर यहाँ से प्रचार ना करे तो भी चुनाव जीत जाएगी। पश्चिम चंपारण से लगातार कई बार से संजय जायसवाल चुनाव जीतते आ रहे हैं, इस बार भी वही वहाँ से उम्मीदवार है। वही इनको टक्कर दे रहे हैं मदन मोहन तिवारी, कांग्रेस ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है। सर, पश्चिम चंपारण में कितनी लड़ाई है? आपने कहा ना कि चुनाव प्रचार नहीं करने के बावजूद जीत जाते हैं, तो अगर इस बार ठीक से प्रचार अगर उन्होंने नहीं किया होगा तो इस बार वो हार भी जाएंगे। लड़ाई वहाँ इस बार इस लेवल तक आ चुकी है कि जीत हार का जो अंतर है वो किसी हाल में 1 लाख वोट भी नहीं होने वाला है। हो सकता हो कि 50,000 भी नहीं हो। ब्राह्मण चेहरे को उतारकर जो महागठबंधन ने एक अच्छा वहाँ पे मतलब कास्ट इक्वेशन बिठाया है, और इसमें सफल हो पाएंगे या थोड़े से फिसल जाएंगे। दिक्कत बस वही है कि मदन मोहन तिवारी की अपनी इमेज उस हिसाब से नहीं है। कोई और बड़ा चेहरा रहता जो ब्राह्मण चेहरे के रूप में, तो संजय जायसवाल हो सकता था कि पिछड़ जाते, लेकिन मदन मोहन तिवारी की इमेज जो है थोड़ी दूसरी है। वो बहुत एग्रेसिव नहीं है, या जो पूरा क्षेत्र है उनसे बहुत खुश नहीं है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि वो पिछड़ जाए। एज जरूर भाजपा के पास है, लेकिन लड़ाई बहुत आसान कभी नहीं। पूर्वी चंपारण लोकसभा सीट पर चर्चा करेंगे। पूर्वी चंपारण से बीजेपी ने राधा मोहन सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं यहां से महागठबंधन की तरफ से वीआईपी के प्रत्याशी उतारे गए हैं। वीआईपी ने डॉक्टर राजेश कुमार को प्रत्याशी बनाया है। राधा मोहन सिंह के सामने राजेश कुमार कितना प्रभाव डाल पाएंगे? राजेश कुमार कोई चुनौती नहीं है वहाँ पे। राधा मोहन सिंह का टिकट कट रहा था, ऐसी चर्चा चल रही थी, खबर खूब चल रही थी कि राधा मोहन सिंह पहले उम्मीदवार होंगे जिनका टिकट इस बार बिहार में भाजपा काटेगी, लेकिन राधा मोहन को टिकट मिला। 2014 के बाद भी लग रहा था कि हो सकता है कि उन्हें टिकट नहीं मिले, क्योंकि उसके बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया था। सारी चीज़ें थी, हालांकि संगठन में वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रहे थे। तो इस बार जब उनकी वापसी हो गई, कुछ दिन पहले मतलब टिकट अनाउंसमेंट के कुछ दिन पहले वो एक मंच पर भाषण देते समय रो भी पड़े थे, थोड़ा भावुक हो गए थे। तो इस बार जब उनको टिकट मिल गया तो यहाँ से लगा कि महागठबंधन से अब हम क्या करें। तो पहले राजद ने ये सीट अपने पास रखी, उसके बाद उन्होंने वीआईपी को दे दिया। तो बोरो कैंडिडेट है, वीआईपी के पास अपना कोई संगठन नहीं है, राजद के भरोसे वो जितनी दूर तक जा पाएंगे चले जाएंगे। राधा मोहन के सामने कोई चुनौती नहीं है, और पूर्वी चंपारण सीट पर बहुत दिक्कत नहीं आने वाली है। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि पूर्वी चंपारण भी बीजेपी के लिए अभी इस बार भी सेफ सीट है। अब बात करेंगे शिवहर लोकसभा सीट की। शिवहर में इस बार काफ़ी दिलचस्प लड़ाई देखने को मिली, क्योंकि शिवहर में इस बार रमा देवी के टिकट को काट दिया गया और लवली आनंद, जो कि राजद से जदयू में शामिल हुई, उन्हें प्रत्याशी बनाया गया जदयू की तरफ से। वहीं उनके सामने राजद ने भी महिला उम्मीदवार को उतारा। राजद से रितु जायसवाल वहाँ उम्मीदवार है, दोनों महिला उम्मीदवार है। कौन किस पर भारी है? महिला उम्मीदवार का वहाँ शिवहर में फर्क नहीं है, वहाँ कास्ट इक्वेशन गड़बड़ होगा। अगर एनडीए हारता है तो इसके पीछे कास्ट इक्वेशन उनका बैकफायर करेगा। राजपूत कैंडिडेट उन्होंने टिकट दिया है, लेकिन काटा जो जिसका है वो ओबीसी से था। वहाँ से जो बनिया समाज है वो
वोट नहीं दे रहा है। राजपूतों में भी आनंद मोहन के एटीट्यूड को लेकर बहुत नाराज़गी है। उनके जो बेटे विधायक हैं अभी चेतन आनंद शिवहर से, उनका भी कभी जदयू की तरफ कभी राजद की तरफ घूमते फिरते अब वो जदयू की तरफ चले गए हैं। तो उसके लिए भी उन लोगों में नाराज़गी है, क्योंकि वो जीते थे राजद के कैंडिडेट के तौर पे। तो लवली आनंद के लिए सेफ सीट वो बिल्कुल नहीं थी, और लड़ाई बहुत कांटे की है, जिसमें एज जो है वो ऋतु जायसवाल के पास है, क्योंकि ऋतु जायसवाल की इमेज बहुत क्लीन है। वो ऐसा लग रहा है लोगों को कि वो मेहनत करके आगे बढ़ी है, एक मुखिया के तौर पे आगे बढ़ी है, फिर उसके बाद से आरजेडी में उसने उन्हें स्पोक्स पर्सन की जिम्मेदारी मिली, और वो जिम्मेदारी से अपनी बातें कहती हैं और पब्लिक के बीच में रहती हैं, इसलिए लोगों को लग रहा है कि वो अच्छी कैंडिडेट हो सकती हैं। जो भी ग्राउंड रिपोर्ट्स वहाँ से आई हैं, उसमें ऋतु जायसवाल को ही बढ़त बताया, मतलब क्लियर किया गया है कि उन्हीं का दबदबा इस बार इलेक्शन में दिख रहा है। और वैशाली लोकसभा की चर्चा करेंगे। वैशाली से इस बार चिराग पासवान ने, जो वहाँ की सिटिंग सांसद है बीना देवी, उन्हें उम्मीदवार बनाया है। हालांकि पार्टी बदल गई है, चिराग पासवान ने अपनी पार्टी से उन्हें टिकट दिया है। वहीं उनके सामने राजद के मुन्ना शुक्ला प्रत्याशी बनाए गए हैं। मुन्ना शुक्ला बीना देवी को टक्कर दे रहे हैं। सर, वैशाली में भी काफ़ी दिलचस्प लड़ाई है। वहाँ क्या लग रहा है कि इस बार भी बीना देवी अपना जीत हासिल कर लेंगे, या फिर मुन्ना शुक्ला उन पर भारी पड़ेंगे? मुन्ना शुक्ला इससे पहले भी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार अब खुद लड़े थे, 90,000 92,000 के आसपास वोट मिला था उनको, जेडीयू से लड़े थे। उसके बाद से उन्होंने अपनी पत्नी अनु शुक्ला को चुनाव लड़ाया था। उस समय 1 लाख के आसपास वोट मिला था। तो मुन्ना शुक्ला खुद एक बड़ा फोर्स उस सीट पर कभी नहीं रहे हैं। लेकिन इस बार वो आरजेडी से टिकट पर जब चुनाव लड़े हैं, तो कास्ट इक्वेशन में उन्होंने भूमिहारों को अपनी तरफ किया है, प्लस उस सीट पर यादवों का अच्छा खासा प्रभुत्व माना जाता है, तो यादव भी उनके साथ हैं। कहीं न कहीं जो मतलब भूमिहार प्लस यादव प्लस मुसलमान, बाकी सारे चीज़ मिलाकर वहाँ पे मुन्ना शुक्ला भारी है। लेकिन एक दिक्कत ये है कि मुन्ना शुक्ला के पास इलेक्शन मैनेजमेंट उस लेवल का नहीं है जो वीना सिंह का है। वीना सिंह के जो हस्बैंड हैं दिनेश सिंह, उनका अपना इलेक्शन मैनेजमेंट ठीक-ठाक है, एमएलसी हैं अभी जेडीयू के वो। तो इलेक्शन मैनेजमेंट के कारण वीना सिंह को हमेशा एज रहा है। सीधी लड़ाई में हो सकता हो कि वीना सिंह पिछड़ जाती, लेकिन अपने इलेक्शन मैनेजमेंट के बूते ये हो सकता है कि वीना सिंह वहाँ से निकल जाए। गोपालगंज सुरक्षित सीट है। यहाँ से आलोक कुमार सुमन सिटिंग सांसद हैं। इस बार भी जदयू ने उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन महागठबंधन में ये सीट वीआईपी के खाते में आई है, और वीआईपी ने वहाँ से एक युवा चेहरा को चुनावी मैदान में उतारा है। प्रेमनाथ चंचल वीआईपी से उम्मीदवार है। सर, क्या ऐसा नहीं लगता है कि आलोक कुमार सुमन के सामने महागठबंधन ने बहुत कमजोर प्रत्याशी उतार दिया है? गोपालगंज सीट ऐसी है कि जो सुरक्षित एससी कैटेगरी के लिए है, उसी तरह से जब से वो एससी कैटेगरी के लिए सुरक्षित हुई है, उसी तरह वो एनडीए के लिए भी सुरक्षित सीट हो गई है। वहाँ से कभी गोपालगंज में किसी भी महागठबंधन के किसी दावेदार ने कभी कोई चुनौती पेश नहीं की है। एक सिंगल नेता वहाँ से एक्टिव नहीं रहा है जो 5 साल वहाँ दिखता हो, 5 साल काम करता हो। आरजेडी के पास वहाँ कोई चेहरा नहीं था, इसलिए उन्होंने सीट वो वीआईपी को दी है। ये क्लियर है। पहले भी चर्चा थी कि सुरेंद्र राम जाके लड़ते, तो सुरेंद्र राम सारण के हैं, वो गोपालगंज जाके चुनाव लड़ते तो सिर्फ एक औपचारिकता करते। एनडीए के बाहरी उम्मीदवार भी जीत जाते हैं। पूर्णमासी राम वहाँ से सांसद रहे हैं, वो जीते हैं। चंपारण के हैं, वो यहाँ आके जीतते हैं। रघुनाथ झा भी सांसद रहे हैं जब वो सीट सुरक्षित नहीं थी तब भी। लेकिन अब चीज़ें वहाँ पर एनडीए के पक्ष में पूरी तरह जा चुकी हैं। एक रिकॉर्ड ये है कि गोपालगंज में कोई दोबारा सांसद नहीं बनता है, लेकिन जदयू ने ये रिस्क उठाया है, मधेपुरा की तरह ये रिस्क उठाया है, और वहाँ पर आलोक कुमार सुमन को दोबारा उम्मीदवार इसलिए बनाया कि क्लीन इमेज है, और बाकी उसमें कहीं कोई क्राइसिस नहीं है। उनके लिए मन में बहुत कुछ किसी के रोष नहीं है। वो डॉक्टर हैं, गोपालगंज शहर में रहते हैं, और लोगों से उनका जुड़ाव रहा है, इसलिए जदयू ने कोई उसमें चेंजेस भी नहीं किया। हालांकि चर्चा ये थी कि जदयू अपने जो मंत्री हैं सुनील कुमार, उनको भी उतार सकती है भोरे से विधायक, या उनके भाई अनिल कुमार, पहले भी चुनाव जदयू उनको लड़ा चुकी है। लेकिन सब कुछ खत्म करके जदयू ने क्लियर दिया, क्योंकि वो सेफ सीट है। आलोक कुमार सुमन पार्टी के लिए ठीक ठाक है, और उसी में वो आगे बढ़ गए, और आलोक कुमार सुमन वहाँ से आप कह सकती हैं कि वो जीत ही रहे हैं। सर, ऐसा कहा गया कि तेजस्वी को ये बात पता था कि अगर आलोक कुमार सुमन वहाँ से दोबारा प्रत्याशी बनते हैं तो वही जीतेंगे। ये भी वजह थी कि वो सीट वो वीआईपी को दे दी? ये वजह नहीं थी, वीआईपी को उनको सीट देनी ही थी, तो 3 सीट दी है। वो देने का मकसद ये है कि सिर्फ गोपालगंज सीट के लिए
किसी को कैंडिडेट नहीं दिया गया, या वीआईपी को दिया गया, उसका असर सिर्फ गोपालगंज पर नहीं पड़ेगा। वीआईपी को अकोमोडेट इसलिए करना था क्योंकि उसके पास निषाद वोटों का, उनका दावा है कि उनके पास निषाद वोट बैंक पूरी तरह से इंटैक्ट है। तो उस सीट का असर हो सकता है कि छपरा में भी पड़े, सिवान में भी पड़े, या पूरे जो गंडक के जो बेल्ट है जिसके कारण मल्लाहों की आबादी ज़्यादा है, निषादों की आबादी है, तो वो पूरे उस बेल्ट में पड़ सकता है। लेकिन उनके पास भी कैंडिडेट नहीं था, इनके पास भी नहीं था, तो किसी को भी तो उतरना तो था ही। या तो पिछली बार की तरह महंत सत्यदेव दास को उतार देते या किसी को भी उतार लेते, रिजल्ट पर बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए सबने क्या किया है कि वहाँ फोकस कम किया है, लेकिन वहाँ से सिर्फ मैसेज दिया है कि हमने एक पासवान को टिकट दिया है। प्रेमनाथ चंचल जो है वो प्रेमनाथ पासवान है, तो उसको टिकट दिया है, तो अपना कास्ट इक्वेशन सुधारने के लिए वहाँ पे वो मतलब लड़ाई जो है वो वीआईपी को के पास गई। इस लोकसभा चुनाव में सीवान सीट की भी चर्चा खूब हुई। वजह थी हिना शहाब। ऐसा लग रहा था कि राजद इस बार भी हिना शहाब को अपना उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। हिना शहाब निर्दलीय चुनाव लड़ी, वहीं राजद की तरफ से अवध बिहारी चौधरी उम्मीदवार बनाए गए। वहीं जदयू ने भी कविता सिंह के टिकट काट के विजय लक्ष्मी कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया। सिवान में भी कांटे की लड़ाई है। क्या लगता है कौन इस बार बाजी मारेगा? सिवान में जो पिछले कुछ चुनाव हुए हैं उसमें हिंदू मुसलमान का फैक्टर खूब चला है। इस बार वो हाल के दिनों में ये पहला चुनाव है जब हिंदू और मुसलमान के बीच की कोई दूरी नहीं दिख रही है, कम से कम चुनावी दूरी नहीं दिख रही है। ये फैक्टर वहाँ बिल्कुल भी नहीं चला है। वहाँ कास्ट, इमोशन, सेंटिमेंट, इन सब चीज़ों पर चल रहा है। हिना शहाब ने विक्टिमाइज अपने आप को किया कि उनके हस्बैंड के लिए शोक सभा नहीं हुई, आरजेडी से उनको टिकट नहीं चाहिए। आरजेडी ने भी ज़्यादा उसमें फोकस नहीं किया, हिना शहाब को ले देकर छोड़ ही दिया। एक आध प्रयास हुए, कहा जाता है बड़े नेताओं ने फ़ोन किया, बात की हिना साहब से, लेकिन हिना साहब नहीं मानी। तो नहीं मानी, निर्दलीय लड़ी। इससे उनको बेनिफिट ये हुआ कि आरजेडी का एक कोर वोट बैंक जो मुसलमान कहा जाता है वो उनको वोट देने के लिए पूरी तरह से आ गया। दूसरा क्या है कि हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं हुआ, तो फॉरवर्ड वोट्स जो हैं वो थोड़ा सा हिना साहब की तरफ शिफ्ट हुआ है। लेकिन मेजर शिफ्ट होना नहीं होना ये मतलब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है लोकसभा चुनाव में। अगर यही विधानसभा चुनाव होता तो हो सकता हो कि चीज़ें दूसरी तरह से आती, लेकिन लोकसभा चुनाव में लोग वोट करते हैं जनरली प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, प्रधानमंत्री क्या होगा, देश में सत्ता किसकी चलेगी, ये सब सोचते हुए तो हिंदू फॉरवर्ड या बाकी सारी जो जातियाँ जो एनडीए को वोट देती रही हैं इस बार नहीं देंगी। ये मतलब उसमें पूरी टूट नहीं हो सकती है। 80-20 का भी मतलब उससे ज़्यादा का डेंट नहीं वो लगा होगा। इसलिए हिना साहब की स्थिति मजबूत होते हुए भी जीत तक पहुंच पाएंगे, इसमें थोड़ी शंका है। तो वहाँ एज जो है वो जेडीयू के पास ही है। हिना साहब राजद के जो प्रत्याशी हैं अवध बिहारी चौधरी, उनके वोट बैंक पे कितना प्रभाव डाली है? अवध बिहारी चौधरी अगर मौजूदा स्थिति के देख लें, इस जो चुनाव बीता है उसमें वो क्लियर अवध बिहारी चौधरी तीसरे नंबर की तरफ ही दिख रहे हैं। वो कहीं से न लीड लेते दिख रहे हैं, न फाइट देते भी नहीं दिख रहे हैं। इसका मतलब वो तीसरे नंबर पे जा रहे हैं, क्योंकि उनको लेकर आरजेडी ने भी बहुत प्रयास नहीं किया है। वो लड़े, बस चुनाव नॉमिनेशन हुआ, ठीक ठाक प्रचार हुआ, कोई ऐसा आरजेडी ने उसके लिए बहुत फोर्स नहीं लगाया। लालू यादव नहीं गए, मीसा नहीं गई, तेजस्वी नहीं गए, तेजस्वी गए भी, तेज प्रताप नहीं गए, या बाकी जो नेता हैं वो भी नहीं गए। हो सकता था कि अगर हिना साहब की काट ढूंढनी होती तो आरजेडी अपने मुसलमान नेताओं को भेजती, अली अशरफ फातमी को भेजती, अब्दुल बारी सिद्दीकी को भेजती, जो भी मुसलमान नेता है उनको भेजती, लेकिन ऐसा किसी आरजेडी ने किया नहीं है। तो आरजेडी ने कोई बहुत फोर्स लगाया नहीं है, तो फिर रिजल्ट भी उसी हिसाब से आने वाला है। आखिर में बात करेंगे महाराजगंज लोकसभा सीट की। महाराजगंज सीट की भी इस बार चर्चा खूब हुई। वजह थे आकाश सिंह। आकाश सिंह अखिलेश सिंह के बेटे हैं और बीजेपी ने इस बार भी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। सर, क्या लगता है महाराजगंज में कितनी लड़ाई है? कांग्रेस के मतलब 9 सीटों पर, जिन 9 सीटों पर चुनाव इस बार बिहार में लड़ रही है उसमें सबसे अधिक चर्चा महाराजगंज की है। कांग्रेस ये सीट जीते ना जीते, इसने भाजपा को बहुत वहाँ बुरी तरह से फंसा दिया है। कांग्रेस, हम लोग मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस किशनगंज जितने मतलब किशनगंज में कांग्रेस के जीत की जितनी संभावना है उतनी महाराजगंज में नहीं है, लेकिन चर्चा किशनगंज की नहीं हो रही है, चर्चा महाराजगंज की हो रही है। महाराजगंज का खेल इसलिए फंसा है कि यहाँ कांग्रेस ने भाजपा के कोर वोट को तोड़ दिया है। जो भूमिहार जाति के जो लोग हैं वो भाजपा के वोटर्स माने जाते हैं, सिग्रीवाल उनके करीब बताए जाते हैं। सिग्रीवाल ने कभी भूमिहारों को हार नहीं किया है, वहाँ के किसी भी नेता ने भूमिहारों को वहाँ हार नहीं किया है, एनडीए के फोल्ड वाले। तो
सिग्रीवाल ये मानकर चल रहे थे कि भूमिहार वोट उनको मिलेगा, लेकिन आकाश सिंह के आने के बाद अखिलेश सिंह, आरजेडी दोनों ने मिलकर ऐसी वहाँ पर पोजीशनिंग की है जिससे भूमिहारों का एक बड़ा हिस्सा टूटकर आकाश की तरफ आ गया। यादव और मुसलमान उनके साथ पहले से हैं, और भी कुछ जातियाँ ऐसी हैं जो इस बार खुलकर उनके साथ आ रही हैं, जैसे मल्लाह है, रविदास है, और भी सब जातियाँ उनके साथ आ गई हैं। अब इन जातियों के कॉम्बिनेशन में सिग्रीवाल जो है वो फंस गए हैं। उनके पास पिछले बार की लीड ज़्यादा है, एकमात्र यही पोजीशन है कि इस बार वो उस लीड को कितना कम कर पाएंगे। रणधीर सिंह जैसे नेता भी नहीं हैं जो लोकल हैं, चूँकि आकाश वहाँ के हैं नहीं। आकाश पिछला चुनाव लड़े थे पूर्वी चंपारण से, इस बार आके लड़े हैं वो सारण में महाराजगंज सीट से, तो उनके लिए स्थानीयता का सवाल हो सकता है, लेकिन कास्ट और बाकी चीज़ों में आकाश ने इतना माहौल ज़रूर बना दिया है कि सिग्रीवाल को 4 तारीख तक नींद नहीं आई। तो कहीं न कहीं छठे चरण में जितनी भी लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है उसमें कई जगहों पर कांटे की लड़ाई है। एनडीए की ज़्यादा बढ़त है अधिकतर सीटों पर, लेकिन मार्जिन बहुत कम हो सकता है। बहरहाल 4 जून को रिजल्ट आएगा तो ये साफ हो पाएगा कि कौन से प्रत्याशी आगे निकलते हैं और कौन से प्रत्याशी को निराशा का सामना करना पड़ेगा।